हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल। आइए हम लोग सेल को समझते हैं। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। देखिए, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं और सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि कोशिका के जिस चीज में स्टडी करते हैं जब उसे क्या कहते हैं? कहेंगे साइटोलॉजी कहेंगे। यानी कि कोशिका के अध्ययन को, सेल के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, ये पूरा पृथ्वी पे आप देखिएगा ना, ये पूरा पृथ्वी का अगर हम बात करें तो पूरा पृथ्वी को देखिएगा तो पूरा पृथ्वी पे जीव जो होते हैं ना, दो ही प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु, जीव ना बोल के हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? वस्तु बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, एक होते हैं लिविंग थिंग और एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग। यानी कि पूरा पृथ्वी, ऑल ओवर पूरा पृथ्वी का हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक जगह की बात करें, पूरा पृथ्वी का हम बात कर रहे हैं। तो पूरा पृथ्वी पे वस्तु दो ही प्रकार के मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको लिविंग थिंग और एक मिलेंगे नॉन लिविंग थिंग। यानी कि एक मिलेंगे लिविंग थिंग और एक मिलेंगे नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग पूरा पृथ्वी, ऑल ओवर पृथ्वी के कहीं भी जाइएगा तो दो ही प्रकार के आपको वस्तु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। यानी कि नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव। नॉन लिविंग थिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्जीव। और लिविंग थिंग को हिंदी में कहते हैं सजीव। सजीव क्या कहते हैं? सजीव। यानी कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग। यानी कि नॉन लिविंग थिंग को क्या कहते हैं? निर्जीव। और लिविंग थिंग को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। पूरे पृथ्वी की हम बात करें, पृथ्वी पे कहीं भी जाइएगा ना तो आपको दो ही प्रकार के क्या मिलेंगे? वस्तु मिलेंगे। वो दोनों प्रकार के वस्तु में एक वस्तु कौन होगा? लिविंग थिंग होगा और एक वस्तु क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग होगा। यानी कि एक वस्तु क्या होगा? सजीव होगा और एक वस्तु क्या होगा? निर्जीव होगा। अब बात आता है कि हम सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे। तो जो श्वसन करे उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। जो क्या करे? श्वसन करे, यानी कि ब्रीथिंग करे, यानी कि सांस ले, ब्रीदिंग करे। इंग्लिश में श्वसन को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। जो ब्रीदिंग करे उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जो ब्रीदिंग ना करे उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। यानी कि जो सांस ले उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। और जो सांस न ले उसे क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। यानी कि हमको समझ में आ गया कि जो सांस नहीं लेगा उसे क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। और जो सांस लेगा उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। इस पृथ्वी पे ये दो ही प्रकार के वस्तु क्या है? मौजूद है। एक है लिविंग थिंग और एक है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जो सांस लेगा उसे क्या कहेंगे? लिविंग थिंग कहेंगे। जो सांस नहीं लेगा उसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। ये जो नॉन लिविंग थिंग होता है ना, ये नॉन लिविंग थिंग के निर्माण, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, निर्माण की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर यानी कि निर्माण की अगर हम बात करें, संरचना का बात करें, तो ये जो नॉन लिविंग थिंग होता है ना, तो इसके संरचना में जो छोटा से छोटा जो कण होता है ना, जो यूनिट होता है ना, एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है ना, वो होता है एटम। एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु क्या होता है? एटम होता है। जो नॉन लिविंग थिंग का एकदम जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनकी संरचना होता है ना, उसके निर्माण क्या चीज से होता है? परमाणु से होता है। ये परमाणु मिलके क्या बनाता है? अणु बनाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा। मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा। क्या चीज का निर्माण करेगा? मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा, यानी कि अणु का निर्माण करेगा। क्या चीज का निर्माण करेगा? अणु का निर्माण करेगा। एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा, यानी कि परमाणु मिलेगा तो अणु का निर्माण करेगा। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं अणु। यानी कि एटम मिला तो मॉलिक्यूल्स को बनाया, और यानी कि परमाणु मिला तो क्या चीज को बनाया? अणु को बनाया। एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं अणु। और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या चीज का निर्माण कर दिए? नॉन लिविंग थिंग का निर्माण किए। क्या चीज का निर्माण किए? नॉन लिविंग थिंग का निर्माण किए। यानी कि हम कह सकते हैं कि परमाणु मिलकर क्या चीज का निर्माण किया? अणु का निर्माण किया। और ये अणु मिलकर क्या चीज का निर्माण किया? निर्जीव का निर्माण किया। क्या चीज का निर्माण किया? निर्जीव का निर्माण किया।
तो ये जो निर्जीव का निर्माण किया, यानी कि क्या क्या, जैसे निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग का निर्माण किया, यानी कि जो सांस नहीं लेता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। जैसे ये बोर्ड जिसमें हम आपको लोग पढ़ा रहे हैं, क्या है, निर्जीव है कि सजीव है, तो निर्जीव है। तो ये इस बोर्ड की संरचना की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो ये जो बोर्ड है ये तो नॉन लिविंग थिंग है। तो अब इसके संरचना में जो छोटा से छोटा यूनिट है कौन है, एटम है। एटम मिलके क्या चीज का निर्माण किया, मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। बहुत सारे एटम का ढेर मिलकर क्या चीज का निर्माण किया, मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। और ये मॉलिक्यूल्स का ढेर मिलकर क्या चीज का निर्माण कर दिए, नॉन लिविंग थिंग, यानी कि इस बोर्ड का निर्माण कर दिए। इस बोर्ड के निर्माण में परमाणु मिला, परमाणु के ढेर मिला तो मॉलिक्यूल्स बनाया, मॉलिक्यूल्स का ढेर मिलकर क्या बना दिया, बोर्ड का निर्माण कर दिया। जैसे ये मार्कर, मार्कर का भी निर्माण डायरेक्ट मार्कर से नहीं हुआ होगा। इसके निर्माण में ये जो परमाणु है ना, ये परमाणु आया होगा, परमाणु मिलके अणु का निर्माण किया और अणु मिलके क्या चीज का निर्माण कर दिया, इस मार्कर का निर्माण कर दिया। क्या चीज का निर्माण किए, इस मार्कर का निर्माण किए। यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग, यानी कि एक निर्जीव की बात करें, एक निर्जीव की जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो सूक्ष्मतम इकाई है जो निर्माण करता है, वो क्या है, एटम है। ये सूक्ष्मतम कण क्या चीज का निर्माण कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग का, यानी कि निर्जीव का निर्माण कर रहा है। ठीक इसी प्रक्रिया से हमारा लिविंग थिंग का भी निर्माण होता है, यानी कि सजीव का भी निर्माण होता है। ठीक इस निर्जीव का जैसे निर्माण होता है ना, ठीक इसी प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है, सजीव का। तो सजीव का वो निर्माण करने वाला सूक्ष्मतम कण क्या होता है, सेल। सेल जैसे एटम सूक्ष्मतम कण होता है ना, एक निर्जीव का जैसे एटम सूक्ष्मतम कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा सेल है। ऐसा नहीं है कि हम इस एटम को नहीं तोड़ सकते, एटम को और भी तोड़ सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसान, पाई मेसान, इस सब में हम और भी तोड़ सकते हैं। लेकिन ये एटम के ही क्या है, ये भाग हैं जो अंदर परमाणु के अंदर ये पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां भी अगर हम देखेंगे ना, तो इस सेल को भी और हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे सेल को, यानी कि कोशिका के अंग को क्या कहेंगे, कोशिकांग, यानी कि इसके अंदर जो पाया जाएगा ना, उसे क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। यानी कि सेल के अंग को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, जो सेल के सेल ऑर्गेनिज्म को, ठीक ना। ये सेल ऑर्गेनिज्म में तोड़ सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन ये सब कहां पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। तो एक सजीव के निर्माण में, जैसे यहाँ निर्जीव के निर्माण में जो सूक्ष्मतम कण एटम है, ठीक उसी प्रकार सजीव के निर्माण में वो सूक्ष्मतम कण क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। सेल मिलता है तो टिश्यू का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है, यानी कि ऊतक इसे बोलते हैं। सेल यानी कि कोशिका, टिश्यू यानी कि ऊतक। कोशिका मिलेगा तो ऊतक का निर्माण करेगा, टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। ये टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गन का निर्माण करेगा, ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अंग। यानी कि ऊतक मिलेगा तो अंग का निर्माण करेगा। सेल आया तो टिश्यू को निर्माण किया, और टिश्यू आया तो का निर्माण किया, ऑर्गन का निर्माण किया। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी का निर्माण करता है, यानी कि एक शरीर का निर्माण करता है। इसे अंग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र कहते हैं। जैसे देखिए यहां नॉन लिविंग थिंग का निर्माण हुआ, यानी कि एटम आया और एटम मिलके मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया, और मॉलिक्यूल्स मिलके नॉन लिविंग थिंग का निर्माण किया। ठीक इसी प्रक्रिया से देखिए लिविंग थिंग का निर्माण हो रहा है। यहां एटम आ रहा है, लेकिन यहां क्या आ रहा है, सेल आ रहा है, कोशिका आ रहा है। सेल आया, टिश्यू का निर्माण किया, और टिश्यू आया, ऑर्गन का निर्माण किया, ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम क्या चीज का निर्माण किया, बॉडी का निर्माण किया, यानी कि हमारे शरीर का निर्माण किया। ये ऑर्गन सिस्टम क्या चीज का निर्माण किया, हमारे शरीर का, यानी कि हमारे बॉडी का निर्माण किया। तो जो सजीव जो होते हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग होते हैं, इनके शरीर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यानी कि सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, सेल होता है। सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, सेल होता है।
आप लोगों को जितना अच्छा से पढ़ाया इसको अच्छा से समझिए, अच्छा से वीडियो देखिएगा। आप लोगों को हम बता दें कि खाली ये जो सिखाता है ना वो कोई चीज नहीं सिखाता है, कोई चीज कोई बुक भी नहीं सिखाता है जो खाली जेब आपको सिखा के जाता है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं टिकता है, पैसा है तो सब रिलेशन है। तो इसीलिए अच्छा से पढ़िए और अपना क्या कीजिए, जॉब लीजिए और पॉकेट में पैसा रखिएगा तो हर रिलेशन आपका काम आएगा, नहीं तो कोई रिलेशन वाला आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक ना। तो हम क्या आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये सेल यानी कि लिविंग थिंग, ये जो लिविंग थिंग होते हैं ना, यानी कि जो सजीव होते हैं ना, इनके शरीर के निर्माण में वो सूक्ष्म कण जो होता है ना, वो क्या होता है, सेल होता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा जैसे नॉन लिविंग थिंग का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रक्रिया से लिविंग थिंग का निर्माण होता है। हमको पढ़ना क्या है, लिविंग थिंग। आपको थोड़ा रिलेट करने के लिए हम नॉन लिविंग थिंग की तरफ ले गए थे, अब हम नॉन लिविंग थिंग को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब आप समझिएगा, देखिएगा, ये जो नॉन लिविंग थिंग है ना, यानी कि जो निर्जीव है ना, नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग का जैसे निर्माण हुआ ठीक वैसे लिविंग थिंग का निर्माण हुआ। हमको पढ़ना है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का जो सूक्ष्म इकाई है, जो लिविंग थिंग यानी कि सजीव के बॉडी के जो निर्माण कर रहा है उसके में सूक्ष्म इकाई क्या है, सेल है। सेल आया, टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या चीज का निर्माण किया, बॉडी का निर्माण किया, यानी कि शरीर का निर्माण किया। हम तो समझ गए कि यह सूक्ष्म इकाई क्या है, मेरा सेल है। स्मॉलेस्ट पार्ट हमारे शरीर का निर्माण करने वाला है तो वो कौन है, सेल। कौन है, सेल है। लेकिन आप जो देख रहे हैं ना, एक संरचना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो सेल आ रहा है तो टिश्यू को निर्माण कर रहा है, टिश्यू आ रहा है तो ऑर्गन का निर्माण कर रहा है, ऑर्गन आ रहा है तो ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, और ऑर्गन सिस्टम आ रहा है तो बॉडी को बना रहा है। यानी कि एक ये सिस्टम से बढ़ रहा है, जो ये संरचना बन रहा है ना, एक सिस्टम में आ रहा है। जैसे स्पाइरल कॉपी आप लोग देखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पन्ने को रख के हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरल कॉपी बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार सेल आ रहा है, टिश्यू का निर्माण कर रहा है, टिश्यू आ रहा है, ऑर्गन का निर्माण कर रहा है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या चीज का निर्माण किया, बॉडी का निर्माण किया। एक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसीलिए जो सेल होता है ना, इस सेल को हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोशिका है यानी कि सेल है, हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई भी है। क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। क्या है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, यानी कि संरचनात्मक इकाई भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये स्ट्रक्चर का तैयार कर रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए आप लोग, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से, अब आपको आता होगा कि सर टिश्यू किसे कहेंगे, तो समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी कि उत्तक कहते हैं। और समान कार्य करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। और समान कार्य करने वाले ऑर्गन को क्या कहते हैं, ऑर्गन तंत्र कहते हैं। तो ये जो समान कार्य होता है ना, सेल बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सेल क्या होते हैं, समान कार्य करेगा तो ही क्या करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा। हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब क्या है, हमारे शरीर का ऑर्गन्स है। तो ये क्या कर रहा है, सेल आ रहा है और एकदम क्रमबद्ध तरीका से एकदम अच्छा से सजा के इसको क्या कर रहा है, अच्छा से सजाया। सेल आया, खूब अच्छा सजाया तो टिश्यू बनाया, फिर टिश्यू को अच्छा से सजाया तो ऑर्गन बनाया, ऑर्गन को और अच्छा से सजाया तो ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम को खूब बढ़िया से सजा के क्या कर दिया, हम लोगों जैसे अच्छे अच्छे बॉडी का निर्माण कर दिया।
तो ये जो है एक संरचना एक सिस्टम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। तो जो लिविंग थिंग होते हैं उनके शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है, कोशिका है। क्या है? सेल है, कोशिका है। अब बात आता है कि जो हमारे सेल होते हैं ना, इसे हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। कोशिका को हम क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, यानी कि फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो आखिरकार हम फंक्शनल यूनिट किसे कहेंगे? क्यों कहते हैं हम सेल को? हम तो समझ गए कि स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि एक संरचना को निर्माण कर रहा है, एक संरचना का, यानी कि एक को एक अच्छा से सरिया के क्या कर रहा है। जैसे सेल आया, टिश्यू का निर्माण किया, टिश्यू आया, ऑर्गन का निर्माण किया, ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम को निर्माण किया, और ऑर्गन सिस्टम बॉडी का निर्माण किया। एक संरचना एक अच्छा ढंग से क्या कर रहा है? सेल को सजाया जा रहा है। तो हम तो मान लिए कि संरचनात्मक इकाई है, ये संरचना है। लेकिन ये फंक्शनल यूनिट इसे क्यों कहेंगे? यूनिट यानी कि क्रियात्मक इकाई। हम इस सेल को क्रियात्मक इकाई कहेंगे तो क्यों? क्या कारण है कि हम सेल को क्रियात्मक इकाई कहेंगे? तो कारण देखिए, हम लोग स्वस्थ हैं, यानी कि हम लोग जीवित हैं या स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं यानी कि हमारे शरीर, बॉडी क्या चीज से निर्मित है? ऑर्गन सिस्टम से। क्या चीज से बना है? ऑर्गन सिस्टम से बना है। हमारा बॉडी स्वस्थ है यानी कि हम जीवित हैं, यानी कि हमारा बॉडी स्वस्थ है। तो बॉडी स्वस्थ है यानी कि ऑर्गन सिस्टम स्वस्थ है। ऑर्गन सिस्टम हमारा काम कर रहा है ना। जैसे किडनी का काम क्या है? ब्लड को छानना, ब्लड को शुद्ध करना। फेफड़ा को काम क्या है? कि ऑक्सीजन को, हवा को छांटना कि ऑक्सीजन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन है। ब्लड को काम क्या है? कि ऑक्सीजन को क्या करेगा? लेके जाएगा। हृदय का काम क्या है? कि वो ब्लड रक्त को क्या करता है और हृदय तक लाता है, पंप करता है। पूरा शरीर में हमारे पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है, पूरा ब्लड को। तो ये ऑर्गन सब काम कर रहा है, यानी कि हमारा बॉडी स्वस्थ है तो ऑर्गन स्वस्थ है। ऑर्गन हमारा काम कर रहा है। ऑर्गन क्या चीज से मिला है? ऑर्गन सिस्टम क्या चीज से मिला है? तो ऑर्गन से मिलकर बना है। तो हमारा जब ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि अंग तंत्र काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा ऑर्गन सिस्टम भी बढ़िया से काम कर रहा है। यानी कि जब मेरा ऑर्गन सिस्टम बढ़िया से काम करेगा, तभी मेरा अंग तंत्र काम करेगा, तभी मेरा बॉडी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। अगर बॉडी स्वस्थ रहेगा, यानी कि बॉडी को स्वस्थ रखना है, तो ऑर्गन सिस्टम को काम अच्छा से करना होगा। कोई भी ऑर्गन सिस्टम खराब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का तबीयत क्या हो गया? खराब हो गया। यानी कि बॉडी को खराब होना, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं कि तबीयत खराब हो गया, यानी कि ऑर्गन सिस्टम को खराब होना। ऑर्गन सिस्टम का खराब होना यानी कि अंग का खराब होना है, ऑर्गन का खराब होना। और ऑर्गन का खराब होना यानी कि उत्तक का खराब होना, क्योंकि ऑर्गन क्या चीज से बना है? टिश्यू से बना है, उत्तक से बना है ऑर्गन। और ये टिश्यू को खराब होना यानी कि क्या चीज का खराब होना? सेल का खराब होना। क्या चीज का खराब होना? सेल का खराब होना। इसी वजह से जो हमारा शरीर है, इसी वजह से सेल को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और हम देखते हैं। यानी कि हमारा बॉडी क्या है? स्वस्थ है। यानी कि स्वस्थ है यानी कि कार्य कौन कर रहा है? ऑर्गन सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है यानी कि हमारे शरीर का ऑर्गन बढ़िया से काम कर रहा है, खूब अच्छा से काम कर रहा है। ऑर्गन अच्छा से काम कर रहा है तो यानी कि टिश्यू मेरा अच्छा से काम कर रहा है। टिश्यू अच्छा से काम कर रहा है यानी कि मेरा सेल क्या कर रहा है? अच्छा से काम कर रहा है। तो जो काम लास्ट में जो कार्य कर रहा है, यानी कि कार्य को संपन्न कर रहा है, यानी कि फाइनली कार्य को कर रहा है, यानी कि लास्ट में पूरा कार्य को डन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? सेल। हमारे शरीर का कोई भी काम को फाइनली संपन्न कौन कर रहा है? सेल। इसीलिए सेल को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं।
जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन हवा को लेते हैं, यानी कि हम लोग का नाक सूंघने का काम करता है। हम लोग सूंघे, खींचे, जैसे हम क्या किए, खींचे, तो हम खींचे तो हवा खींचे, वायुमंडल में जो हवा है वो खींचे। तो वायुमंडल में तो केवल ऑक्सीजन है नहीं, 78% नाइट्रोजन है। 78% क्या है, नाइट्रोजन है, जो हमारे शरीर के लिए कोई जरूरी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने तीनों गैस एक साथ खींचा, और भी गैस पाए जाते हैं, तमाम प्रकार के गैस पाए जाते हैं, लेकिन ये तीन मुख्य गैस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन वायुमंडल से 21% लिया, नाइट्रोजन लिया 78% और 0.03% क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और उसके बाद अन्य गैस भी लिया। सांस तो लिया, फेफड़ा का काम है क्या करना, सब गैस को अलग अलग कर देना। कार्बन नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, फायदेमंद है, ये नहीं है, हमारे शरीर को कहीं आवश्यकता ही नहीं है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को तो भूमि की आवश्यकता है। नाइट्रोजन की आवश्यकता किसको है, भूमि को है। वो भी भूमि को डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में दीजिएगा तो भूमि को कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे तो देखिए तो पूरा वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन फैला हुआ है। अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन भूमि ले लेता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। भूमि को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तूर के दिया जाता है, यानी कि नाइट्रेट को फॉर्म में लेता है, और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तुरने का काम करता है राइबोजियम, जो कीड़ा पाया जाता है, दलहन पौधा के जड़ में पाया जाता है। लेकिन ये हम लोग को तो नाइट्रोजन की आवश्यकता है नहीं, तो हमारे शरीर में क्यों जाएगा वो, तो फेफड़ा क्या करता है कि सबको छांट देता है और ऑक्सीजन को रख लेता है, और सबको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अब बात आता है कि जो हमारे शरीर में 21% ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, क्या 21% शरीर क्या करता है, खर्चा कर देता है, तो नहीं। हमारे शरीर को मात्र 4% ऑक्सीजन चाहिए। हमारे शरीर को कितना परसेंट ऑक्सीजन चाहिए, तो 4% ऑक्सीजन चाहिए, 4% से अधिक ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फेफड़ा क्या करता है कि उस 4% ऑक्सीजन को रख लेता है, और एल्वोली में क्या करता है, उसको रख लेता है और सबको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अब इधर से ब्लड आया, हार्ट क्या किया, पंप किया फेफड़ा के पास, फेफड़ा से वो ब्लड क्या किया, लिया ऑक्सीजन और शुद्ध ब्लड हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन में ब्लड मिलता है क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इस ब्लड को, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और ऑक्सीजन को लेके चला जाता है, पूरा शरीर में लेके घूमना स्टार्ट कर देता है। और जिस जिस ऑर्गेन को जितना जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना उतना डिस्ट्रीब्यूट करते जाता है। ये ऑर्गेन को दिया, ऑर्गेन मिलके ऑर्गन सिस्टम को दिया, ऑर्गन को देता है। ऑर्गन सिस्टम किसको देता है, ऑर्गन को देता है। ऑर्गन ऊतक को दे देता है, और ऊतक क्या करता है, सेल को दे देता है। और पूरा के पूरा ऑक्सीजन को कौन खत्म करता है, सेल करता है, यानी कि कोशिका करता है। यानी कि ऑक्सीजन को खत्म कौन किया, खर्चा कौन किया, कोशिका किया। जब खर्चा करेगा, कोई कार्य करेगा तो कुछ अच्छा बनता है तो कुछ खराब भी बनता है। जैसे हम लोग ड्राइव करते हैं तो गाड़ी हमारे लिए क्या है, 2 चक्का चाहे 4 चक्का चाहे हमारे यातायात के लिए क्या है, सुविधा है, सुविधाजनक है, बहुत फायदेमंद है, हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे लिए फायदेमंद है तो लॉस भी पहुंचाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उससे, जो हमारे लिए खतरनाक है। इस पे हम लोग को रोक लगाना चाहिए। तो सीएनजी बैटरी वाले गाड़ी लाके हम लोग रोक रहे हैं। तो ये जो कोशिका जो है ना, जो सेल है, ये ऑक्सीजन को खर्चा करता है, तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, निकलता है। तो जो ऑक्सीजन का, मेरा कहने का मतलब है ना, जो ऑक्सीजन जो है ना, जो ऑक्सीजन है O2 है, उसको खर्चा कौन किया, तो सेल किया। कौन किया, सेल किया। तो जब खर्चा सेल किया तो हम कह सकते हैं कि क्रिया यानी कि कार्य कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि यानी कि खर्चा किया तो कोई ना कोई कार्य किया होगा। आपके पास पैसा है, आप खर्चा किया, यानी कि पैसा खर्चा किए, कुछ ना कुछ कार्य किए होंगे। तो इसके पास ऑक्सीजन गया, यानी कि ऑक्सीजन को क्या किया, खर्चा किया, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी कि फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सेल में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेल में। क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
अब बात आता है कि सर ये तो सब आप बतला दिए, हम मान लें कि एकदम स्मॉलेस्ट इकाई क्या है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो सेल है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है सजीव का, यानी कि लिविंग थिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है, सेल है। एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है मेरा, सेल है। लेकिन सर सेल क्या सभी पदार्थ की तरह बने होते हैं, या सभी पदार्थ जैसे कोई पदार्थ होता है ऑर्गेनिक और पदार्थ दो ही प्रकार का बने होते हैं? क्या पदार्थ की तरह सेल बने होते हैं? जो पदार्थ दो प्रकार के बने होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। तो क्या हमारा सेल ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक का बना हुआ है, क्या चीज का बना हुआ है? तो जो हमारा सेल है ना, ये दोनों पदार्थ से दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि कोई भी पदार्थ की अगर हम बात करना है ना, पदार्थ की चर्चा हम अगर कर रहे हैं, तो एक पदार्थ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारा सेल जो है ना, हमारा सेल दोनों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ या तो ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन हमारा सेल जो है ना, ये दोनों से मिलकर बना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दोनों से मिलकर बना है कौन, सेल। इसका अनुपात कितना होता है, तो 19:81। यानी कि ऑर्गेनिक 19 गो है तो कितना है, इनऑर्गेनिक 81। इसका अनुपात है कितना है, 19:81। तो हमारा सेल जो बना होता है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बना होता है। और ऑर्गेनिक पदार्थ क्या कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कितने होते हैं, 18। ऑर्गेनिक मतलब होता है रासायनिक, यानी कि कार्बनिक या अकार्बनिक, रासायनिक और अरासायनिक, इसे कह सकते हैं कार्बनिक या अकार्बनिक। ये कार्बनिक हम कह सकते हैं, कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब कार्बनिक किसे कहेंगे और अकार्बनिक किसे कहेंगे? कार्बनिक यानी कि जहां में कार्बन का मात्रा हो उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक। यानी कि जहां सी दिखाई दिया, किसी पदार्थ में अगर सी दिखाई दिया तो क्या कहलाएगा, कार्बनिक कहलाएगा। और जिस पदार्थ में सी दिखाई नहीं दिया क्या कहलाएगा, अकार्बनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकार्बनिक कहलाएगा। यानी कि हमारा शरीर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों से मिलकर बना होता है। कार्बन का अनुपात अगर कार्बन 19 गो है तो कितना है, अकार्बनिक क्या है, 81 गो है, ठीक ना। अब बात आता है कि ये जो सेल है, जो सजीव में होते हैं सेल, क्या सभी सजीव में समान सेल पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। जितने लिविंग थिंग है ना, जितने लिविंग थिंग को देखिएगा, ये जितने लिविंग थिंग हैं, यानी कि जितने सजीव का सेल है, इसका होता है समान नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। जितने सजीव है ना, इन सबके शरीर में जो हमारा सेल पाया जाता है अलग अलग पाया जाता है, एक जैसे नहीं पाया जाता है। और अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने 1.8 मिलियन लिविंग थिंग का खोज कर चुका है, यानी कि सजीव का खोज कर चुका है। और ये पूरे सजीव का कितना परसेंट है, 20% है। अभी 80% खोजे जाना बाकी है। अभी 80% क्या किया जाना है, बाकी है, खोजा जाना। तो क्या 1.8 मिलियन के सभी सजीवों का सेल को पढ़ना संभव है? नहीं है। हम लोग जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मेन है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग को जितना पढ़ाया जाता है ना, ये बहुत अच्छा आप लोग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिलेगा। एनटीपीसी, रेलवे, यानी कि रेलवे के किसी भी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए ना, रेलवे हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, अगर मैं पढ़ा दूं और उससे आपका क्वेश्चन ना बने तो आप देखना छोड़ दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब जो किया है ना उसको हटा दीजिएगा, ये मेरा दावा है, ठीक ना। तो हम लोग समझ रहे हैं। तो ये क्या सभी में क्या होता है, समान रहते हैं? तो समान कोशिका यानी कि समान सेल नहीं पाए जाते, अलग अलग सेल पाए जाते हैं। अब बात आता है कि जो जितने सजीव हैं, ये जितने सजीव हैं
इनमें सेल क्या चीज पे निर्भर करता है? तो इनके कार्य पे निर्भर करता है। सेल क्या चीज पे निर्भर करता है? सेल का संरचनात्मक शेप और साइज यानी कि क्या चीज पे निर्भर करता है? तो उसकी क्रिया पे काम करता है, यानी कि फंक्शन पे काम करता है कि उसका आकार कैसा रहेगा और आकृति कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके कार्य पे निर्भर करता है। और सभी सेल का कार्य शेप और साइज फिक्स भी होता है और नहीं भी होता है। जैसे ब्लड में देखिएगा WBC, ये WBC अपने जो WBC है ना, ये अपने आकार और आकृति को हमेशा चेंज करते रहता है। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, और हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। इसे हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। इसका काम है कि ये हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? WBC। मान लीजिए कि यहाँ एक बैक्टीरिया के बैठ गया और WBC यहाँ है। अब ये WBC अपने आकार को क्या करेगा? चेंज करना स्टार्ट करेगा और इस बैक्टीरिया को घेरना स्टार्ट करेगा। इस बैक्टीरिया को क्या करेगा कि घेरना स्टार्ट करेगा, और एक टाइम आएगा कि अपने अंदर कर लेगा, यानी कि मार देगा। घेर के क्या करेगा? मार देगा। यानी कि एक WBC ऐसा सेल है जो कि अपने आकार और आकृति को क्या करता है? बदलते रहता है। नहीं तो लगभग सभी सेल का क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सजीव के कुछ सेल क्या होता है? आकार और आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन कुछ सेल का क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं। कुछ सेल का क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। अब बात आता है कि सर आप हमको एक बात और बतला दीजिए कि क्या ये जो सेल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका, ये लिविंग थिंग ठीक है, सजीव का निर्माण करता है, हम ये भी समझ लिए। आप बताएं, हमको अच्छा से समझ में आ गया, बहुत अच्छा से आ गया समझ में, कोई बात नहीं है। लेकिन आप हमको एक बात बतला दीजिए कि क्या जितने लिविंग थिंग हैं इनके शरीर में समान संख्या में कोशिका पाए जाएंगे? तो नहीं, तो संख्या भी समान नहीं रहता है, संख्या भी समान नहीं रहता है, अलग अलग रहता है और निर्भर करता है शरीर की आकृति पे। क्या करता है? शरीर की आकृति पे निर्भर करता है, यानी कि शरीर का आकृति कैसा है। जैसे एग्जांपल में हाथी यानी कि एलिफेंट और चूहा, रैट। हाथी यानी कि एलिफेंट और चूहा यानी कि रैट। अब बताइए कौना में सेल अधिक होगा? तो हाथी में अधिक होगा। कौना में सेल अधिक होगा? हाथी में अधिक होगा। कम कौना में होगा? तो रैट में होगा। कौना में होगा? रैट में होगा। देखिए आप लोग एकदम ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, निस्वार्थ भाव से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन होना एकदम निश्चित है कि आपको सिलेक्शन होगा ही होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग अकेले रहना सीख लीजिए। सभी को मैं बोल रहा हूं कि अकेले रहना सीख लीजिए, क्योंकि साथ तो जिंदगी नहीं देता है, तो इंसान की क्या भरोसा है कि साथ देगा, ठीक ना? तो अकेले रहना ही सीखिए और पढ़िए। इस संख्या के आधार पे आप हम लोग सेल को दो भाग में बांटते हैं, यानी कि संख्या के आधार पे कोशिका को दो भाग में बांटा जाता है, सेल को दो भाग में बांटा जाता है संख्या के आधार पे। वो कौन सा है? तो एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है क्या? मल्टी सेलुलर। एक यूनिसेलुलर और एक क्या होता है? मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर।
एक कोशिकीय जीव, यानी कि जिसका शरीर एक सेल से निर्मित हो उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। और जिनका शरीर 2 या 2 से अधिक सेल से निर्मित हो उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे मानव, पेड़, कुत्ता, बिलाई, गधा, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय है, वो एक कोशिकीय, यानी कि कवक, फंगी, सब क्या है, एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। क्या है, एक कोशिकीय है। तो संख्या के आधार पे हम लोग सेल को 2 भाग में बांटे, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। संख्या के आधार पे हम लोग सेल को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर होता है ना, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में, यानी कि जो बहुकोशिकीय है, अगर इनके एक सेल को देखना है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम आप लोग को बताएं कि हम लोग इसे बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं। तो अब आप लोग के दिमाग में एक बात चलता होगा कि अरे तो आखिरकार हम मानेंगे कैसे, आखिर कितने छोटा वस्तु को हमारे आंख देख सकता है और कितने बड़ा वस्तु को, कितना छोटा वस्तु को नहीं देख सकता और कितना से अधिक बड़ा वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो जो हमारे आंख का जो क्षमता होता है ना, वो होता है 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर। इस 100 माइक्रोमीटर से ऊपर के वस्तु को, यानी कि इससे बड़ा वस्तु को हमारा आंख क्या कर सकता है, देख सकता है। और इससे नीचे के वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, तब हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। और इसी क्षमता को कहते हैं मनुष्य का रिजल्विंग क्षमता। क्या कहते हैं, मनुष्य का रिजल्विंग क्षमता। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कोशिका का विकास। जो कोशिका का विकास हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही।